हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं शकील अहमद स्वागत करता हूं आपका एकेडमिया क्लासेस पर, जहां पे हम कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्सीन यानी संविधान की वैक्सीन। और डोज 8 तक हम बात कर चुके हैं। आज मैं लेके हाजिर हूं आपके सामने डोज 9। आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देखें। और हर रोज हम क्या करते हैं, एक अनुच्छेद पे बात करते हैं और उसको पूरी तरह से उसके हर डायमेंशन को समझने की कोशिश इस वीडियो में हम करते हैं। आज बात करने वाले हैं अनुच्छेद 15 की। अनुच्छेद 14 तक हमने कर लिया था। समता का अधिकार के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक है, भाग 3। और इसको हम कहते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों के बारे में मैंने आपको जो अनुच्छेद 12 हमने डिस्कस किया था, डोज 6 था, है ना। अनुच्छेद 12 से पहले यानी डोज 6 में मैंने आपको अनुच्छेद 12 भी बताया था और मौलिक अधिकारों का एक ग्लिम्स भी दिया था कि एक्चुअली मौलिक अधिकार है क्या और किस तरह से ये कानून के द्वारा परिवर्तनीय है। तो आप वो अगर पीछे के वीडियो नहीं देखे तो आपको देखने चाहिए, ताकि एक सीक्वेंस बन जाए और आगे की चीजें आपको आराम से समझ में आ जाए। आज बात करेंगे अनुच्छेद 15 की, तो आइए चलते हैं बिना किसी देरी के। पहले क्या करेंगे, जो कानूनी लैंग्वेज है हमारे संविधान में उसको पढ़ेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। और बाद में इन द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको एक शॉर्ट में बता दूंगा कि अनुच्छेद 15 आपको कहना क्या चाहता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 15 का हेडिंग है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। यानी जो देश है हमारा, जो भारत देश है, उसके अंदर किसी भी नागरिक के साथ क्या होगा, धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ओके, पढ़ते हैं पहला क्लोज। राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में हमने देखी है। राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। हमारे भारत की जो सरकार है, भारत के अंदर जो राज्य का जो भी परिभाषा है 12 में, राज्य में जैसे संसद आती है, राज्य की विधानमंडल आती है ना, और कोई अधिकारी है भारत सरकार का, वो भी राज्य के अंतर्गत आ जाता है। तो राज्य के द्वारा किस धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भारत के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। यहाँ पे आपको दो चीजें समझनी है, एक तो भेदभाव और एक केवल। इसके अंदर जो विभेद है ना, विभेद का मतलब तो है भेदभाव, यानी ये जो विभेद है इसका मतलब तो यह है कि नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं होगा। लेकिन केवल जो ये वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है, ये थोड़ा सा लूप होल दिखाता है। कभी कभी हमारे जो कानूनविद होते हैं वो कहते हैं कि ये एक बड़ा लूप होल इसे माना जा सकता है, सरकार इसका फायदा उठा सकती है। कैसे, यानी धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पे नहीं कर सकते, लेकिन क्या अन्य आधारों पे भेदभाव कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा चर्चा का विषय है। जो केवल शब्द आया है, हमारे संविधान निर्माताओं ने जो केवल शब्द इसके अंदर डाला है, वो कहीं ना कहीं एक बड़ी चर्चा को जन्म देता हुआ नजर आता है और कई बार इस पे चर्चाएं होती भी है। ठीक है, ये था पहला क्लोज के भारत के द्वारा, राज्य के द्वारा किसी भी तरह का भेदभाव धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर नहीं किया जाएगा। दूसरा देखते हैं, इसी का दूसरा क्लोज क्या कहता है अनुच्छेद 15 का। कोई नागरिक केवल आ गया फिर से, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी आधार पर क्या होगा, दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या पूर्णतः या भागतः राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, यहाँ पे निर्योग्यता कर लेंगे आप, निर्योग्यता, दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। देखिए, पहला जो क्लोज है वो डायरेक्ट भारत की सरकार पे लगता है। अब चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, सभी पे, है ना। राज्य की बात करता है। जो पहला है कि राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। जो दूसरा क्लोज है वो राज्य के साथ साथ भारत के प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर भी लागू होता है। यानी भारत का कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को इन आधारों पे भेदभाव नहीं कर सकता, है ना। जैसे भारत, अगर कोई दुकान है, सार्वजनिक भोजनालय है, होटल्स है, सार्वजनिक मनोरंजन
के स्थान है वहां पे कोई आपको प्रवेश करने से रोक नहीं सकता कि आपका धर्म अलग है या आप दूसरे मूल वंश से हैं या आपकी जाति अलग है, लिंग अलग है, इनके आधार पे कोई आपको रोक नहीं सकता। कोई ऐसी जगह है जहां पे सरकार थोड़ा बहुत पैसा देती है या पूरी तरह से सरकार चलाती है, उन जगहों को भी यूज करने में आपको कोई मना नहीं कर सकता, चाहे वो कुएं हो, स्नान घाट हो, चाहे वो शिक्षा संस्थान हो, है ना। तो ऐसी जगह है जहां पे सरकार, या डायरेक्ट एक वर्ड में कहा जाए जो सार्वजनिक स्थान है, अब चाहे वो कोई सा भी हो जाए, कुआं भी सार्वजनिक हो सकता है अगर सरकार का है तो, है ना। तालाब सार्वजनिक हो सकते हैं अगर सरकार के हैं तो, प्राइवेट हो सकते हैं, प्राइवेट की बात नहीं हो रही। भारत में कोई भी सार्वजनिक स्थान पर किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर रोका नहीं जा सकता, ये कहता है अनुच्छेद 15 का क्लोज 2। तीसरा देखते हैं। अभी ये तो बात था कि भारत क्या करेगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन हमारे भारत में जो मूल अधिकार है ना, इसका एक स्पेशल जो फीचर हम कह सकते हैं कि ये यू टर्न बहुत जल्दी ले लेता है ना। एक तरफ तो ये कह रहा है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, लेकिन जो पिछड़े लोग हैं उनको बराबर करने के लिए कहीं कहीं ये भेदभाव भी करता है। जो आरक्षण का कॉन्सेप्ट निकल के आता है ना, वो ये दो अनुच्छेद ही हैं, एक तो है अनुच्छेद 15, दूसरा है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 15 जो सामाजिक और दूसरी चीजें हैं शैक्षणिक, सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्रों में आरक्षण देता है। अनुच्छेद 16 क्या करता है, सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात करता है ना। मंडल आयोग की बात जो होती है, मंडल आयोग के द्वारा जो हमारे प्रधानमंत्री वीपी सिंह थे, उनके द्वारा मंडल आयोग की सिफारिशें लागू कर दी गई थी। आरक्षण का मसला वहीं से भी एक बड़ा पैतरा वहीं से भी निकल के आता है। तो अनुच्छेद 15 आरक्षण की बात करता है कौन कौन से क्षेत्रों में, सामाजिक एवं शैक्षणिक में। ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अनुच्छेद 15 का 3 क्लोज क्या कहता है, देखिए यहां से भेदभाव करना शुरू होता है। इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपभोग करने से निवारित नहीं करेगी। यानी अगर राज्य चाहे कि स्त्रियों की स्थिति पिछड़ी हुई है, उन्हें बराबरी दिलाने के लिए, उनके एम्पावरमेंट के लिए, और बच्चों को परीक्षा मतलब एजुकेशन वगैरह अच्छे से हासिल हो सके, चाहे उनके पास पैसा हो नहीं हो, तो राज्य की सरकार यानी भारत की सरकार क्या कर सकती है, इनके लिए स्पेशल उपबंध बना सकती है। इसको भेदभाव नहीं समझा जाएगा अनुच्छेद 15 के अंतर्गत। इसके हिसाब से आपको पता है जो स्थानीय निकाय होते हैं हमारे, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, स्थानीय निकाय, इनमें महिलाओं को 33% जो आरक्षण दिया गया है इसी क्लोज के अंतर्गत है। बच्चों को जो निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है वो इसी क्लोज के अंतर्गत है, ठीक है। तो एक तरफ तो कह रहे हैं कि भेदभाव नहीं होगा, लेकिन जहां पे कोई पिछड़ा हुआ नजर आता है उनके लिए हम अगर स्पेशल प्रोविजन करते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि पिछड़े हुए लोगों को अभी तो विकास करना है हमें, वो ज्यादा जरूरी है, वो भी जरूरी है ना। तो ये आर्टिकल 3 ये सुविधा देता है कि आप स्पेशल प्रोविजन कर सकते हो। अनुच्छेद 15 का 4 क्लोज क्या कहता है, इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद 29 के खंड 2 की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। ये जो आरक्षण की मैं बात कर रहा था कि सामाजिक और शैक्षिक तौर पर जो आरक्षण दिया जाता है अनुच्छेद 15 के क्लोज 4 के अंतर्गत दिया जाता है, ठीक है भाई। अगर राज्य की सरकार चाहे, देखती है कि ओबीसी जो हमने कैटेगरी बनाई है, एससी एसटी जो कैटेगरी बनाई है, ये वही तो लोग हैं जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से क्या है, पिछड़े हुए हैं। इनके लिए अगर स्पेशल प्रोविजन बनाया जाता है तो सरकार बना सकती है। ये कौन इजाजत देता है, अनुच्छेद 15 का क्लोज 4 इसकी इजाजत हमें देता है, ठीक है। तो ये बात हो गई। फिर आते हैं अगले पे। अब देखो सामाजिक और शैक्षणिक, ये तो हो गया क्लोज 4, अनुच्छेद 15 का क्लोज 4। अब आपको पता है ईडब्ल्यूएस का कॉन्सेप्ट भी आया है हमारे यहाँ पे, ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, है ना, इकोनॉमिकली वीक सेक्शन, वीकर सेक्शन। तो ये आया है अनुच्छेद 15(5) के अंतर्गत। क्या कहता है, इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद 19 के खंड 1 की उपखंड 6 की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के दिन ही वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए, ये शायद यहाँ पे क्या हुआ है, थोड़ा सा टाइपिंग एरर हुआ है,
और इसको हम सही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसको पढ़ के समझ लेते हैं। अनुसूचित जातियों या जनजातियों के लिए विधि द्वारा कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी जहां तक ऐसे विशेष उपबंध अनुच्छेद 30 के खंड 1 में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं से भिन्न शिक्षा संस्थाओं में जिनके अंतर्गत प्राइवेट शिक्षा संस्थाएं भी है, चाहे वे राज्य से सहायता प्राप्त हो या नहीं। ये जो EWS वाला सेक्शन है, ये सेक्शन 6 के अंतर्गत है। ये क्या कहता है? ये कहता है कि ये जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग हैं ना, अनुसूचित यानी SC और ST, इसके अलावा OBC भी हैं, इन लोगों को भारत की जो शिक्षा संस्थाएं हैं, शिक्षा संस्थाएं, यहाँ पे भी कोटा मिलेगा। अगर इनके नंबर कम है, ये पिछड़े लोग हैं, तो एक कोटा होगा जिनके आधार पे इनको क्या मिलेगी? सीटें मिलेगी शिक्षा संस्थाओं में। होता है ना, कोटा होता है कि मेरा OBC का कोटा है, OBC के कोटे के अंतर्गत इतनी सीटें मिलेगी, SC ST का कोटा इतना है। तो शिक्षा संस्थाओं में जो सीटें मिलती है, आरक्षण, सीटों का आरक्षण मिलता है, वो कौन देता है? अनुच्छेद 15(5) इस बात की गारंटी आपको देता है कि भारत के अंदर जो भी शिक्षा संस्थाएं हैं उनमें क्या होगा, जो सीटें हैं वो बिल्कुल OBC SC और ST में भी कोटे के अनुसार बांटी जाएगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो फीस पे कर पा रहा है या जिसके ज़्यादा नंबर हैं, जो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, उसको अच्छी शिक्षा नहीं मिले, है ना। तो अच्छी शिक्षा सभी को प्रोवाइड हो सके, इसके लिए भारत सरकार के द्वारा 15(5) के अंदर ये प्रावधान है कि भारत के सभी शिक्षा संस्थाओं में पर एक कोटा होगा जो SC ST और OBC के लिए होगा, और उस कोटे के अंतर्गत SC ST और OBC के छात्र भी उस विद्यालय में या उस संस्था में, उस कॉलेज में, उस यूनिवर्सिटी में शिक्षा हासिल कर पाएंगे। ये कहता है अनुच्छेद 15(5). फिर आपको पता है EWS वाला कॉन्सेप्ट लाया गया हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो लाया गया अनुच्छेद 15(6) के अंतर्गत। ठीक है, क्या कहता है? इस अनुच्छेद या अनुच्छेद 19 के खंड 1 या खंड 1 के उपखंड 6 या अनुच्छेद 29 के खंड 2 की कोई बात राज्य को क्या खंड 4 और खंड 5 में उल्लिखित वर्गों से भिन्न नागरिकों के आर्थिक रूप से दुर्बल किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। निवारित है, निवारित का मतलब होता है मना करना। तो क्या कहता है? खंड 4 और खंड 5 में किसकी बात की हुई है? SC ST और OBC की। SC ST और OBC। बच गया कौन? बच गया जनरल। तो ये कह रहा है अगर इनके अलावा, इन सेक्शंस के अलावा कोई ऐसा है जनरल में जो क्या है, आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ, तो उसके लिए भी विशेष प्रावधान कर सकती है भारत की सरकार। ठीक है, EWS का जो कॉन्सेप्ट लाया गया अनुच्छेद 15(6) में। फिर अनुच्छेद 15(6) का ख क्या कहता है? खंड 4 और खंड 5 में उल्लिखित वर्गों से भिन्न नागरिकों के आर्थिक रूप से दुर्बल किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए कोई भी विशेष उपबंध करने से वहां निवारक नहीं हो करेगी जहां तक ऐसे उपबंध ऐसी शिक्षण संस्थाओं में जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 30 के खंड 1 में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं से भिन्न प्राइवेट शैक्षणिक संस्थाएं भी है, चाहे वे राज्य सरकार द्वारा पाने वाली हैं या सहायता न पाने वाली हैं, प्रवेश में संबंधित है, जो आरक्षण की दशा में विद्यमान आरक्षण के अतिरिक्त तथा प्रत्येक वर्ग में कुल स्थानों के अधिकतम 10% के अध्ययन होगा। यानी 15(6) तो ये कह रहा है कि अगर SC ST OBC के अलावा जो जनरल सेक्शन है, हमारा जनरल वर्ग है, उसमें जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, इनके लिए भी विशेष उपबंध किए जा सकते हैं, यानी इनको भी आरक्षण दिया जा सकता है। लेकिन ये जो खंड ख है, ये कहता है इनको जो आरक्षण दिया जाएगा ना, वो 10% से ज्यादा नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है? 10% से ज्यादा इनको आरक्षण नहीं दिया जा सकता कुल सीटों का। ठीक है, और किसमें आरक्षण? ये आरक्षण होगा शैक्षणिक संस्थाओं में, यानी सामाजिक और शैक्षणिक, वही सामाजिक और शैक्षणिक वर्ग के अंतर्गत। तो ये था हमारा अनुच्छेद 15। एक बार क्या करते हैं, इसको एकदम बिल्कुल अच्छे से वापस शुरू से देख लेते हैं, शॉर्ट में, इन शॉर्ट, जैसे मैंने आपको कहा। अनुच्छेद 15 का क्लोज 1 ये कहता है कि आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा,
किस आधार पे? धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पे। अनुच्छेद दूसरा भी यही कहता है कि सार्वजनिक स्थानों पर आपके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ राज्य पे लागू होता है, ये राज्य के साथ भारत के प्रत्येक व्यक्ति पे, भारत के प्रत्येक नागरिक पे लागू होता है। फिर तीसरा क्लोज क्या कहता है? ये पहला था, ये दूसरा। तीसरा क्लोज कहता है कि अगर सरकार चाहे तो स्त्रियों और बच्चों के लिए, बालकों के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है, उन्हें आरक्षण दे सकती है। चौथा सेक्शन ये कहता है कि क्या कर सकते हैं? ओबीसी, एससी और एसटी के लोगों के लिए सामाजिक क्षेत्र में क्या कर सकते हैं? आरक्षण दिया जा सकता है। पांचवा ये कहता है कि शिक्षण संस्थाओं में एससी, एसटी और ओबीसी को क्या दिया जा सकता है? आरक्षण दिया जा सकता है। छठा क्लोज कहता है कि ओबीसी, एससी, एसटी और ओबीसी के अलावा जो जनरल सेक्शन है उसमें जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए भी आरक्षण की सुविधा की जा सकती है, लेकिन ये आरक्षण कितना होना चाहिए? कुल सीटों का 10% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता। तो ये मैंने आपको कोशिश की है अनुच्छेद 15 को पूरे अच्छे से समझाने की। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं। आपके सजेशंस पे जरूर गौर किया जाएगा, ठीक है। शेयर जरूर करें दोस्तों में अच्छे कंटेंट तक। और बहुत सारे लोग मैंने देखा है डिमांड करते हैं यूट्यूब पर के आर्टिकल वाइज वीडियोज हमें मिले, संविधान के आर्टिकल वाइज, जिसमें एक वीडियो में हम एक अनुच्छेद को समझ पाए। तो ये उसी के लिए कोशिश है। दूसरा ये कि भारत का प्रत्येक नागरिक संविधान के प्रति जागरूक हो जाए, ये हमारी कोशिश है। तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलेंगे अगले डोज में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। टेक केयर, बाय बाय।